हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में। प्रीवियस अर्थिंग सेशन में हमने सीखा फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करके अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो आज के सेशन में दूसरी टेक्निक्स जो है जैसे क्लैम्पन मेथड है, आर्ट मेथड है एंड स्लोप मेथड का इस्तेमाल करके अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देन आप जाके रिफ़र कर सकते हैं, उसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल रहा होगा। एज वेल एज अर्थिंग मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड है IEEE 81, वो भी आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। सो हमें मेजरमेंट करना है ट्रांसमिशन टावर का जो रेजिस्टेंस है अर्थ का उसको। सो ये आप फिगर है ट्रांसमिशन टावर का, ये आपका पावर लाइन्स है। ये ट्रांसमिशन के टॉप में जो ये आपका अर्थ यानी कि ग्राउंड केबल है। सो ये पूरा अरेंजमेंट है कि हम ट्रांसमिशन टावर का अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे। सो टावर के ये 4 डिफरेंट फुट्स हैं। सो हर एक फुट के अंदर हमने करंट मेजरमेंट करने के लिए कोयल हमने लगाया हुआ है। से ये उसका अरेंजमेंट है। अभी कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते थे टावर का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। सो सबसे पहले क्या करना है, पर्टिकुलर टावर जिसका आपको रेजिस्टेंस अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है उसको हमें आउट ऑफ सर्विस लेना है। उसके बाद टावर के ऊपर क्लाइंब करके ऊपर के पार्ट में जो ग्राउंड का केबल है उसको हमें कंडक्टर जो है उसको डिस्कनेक्ट करना है पर्टिकुलर टावर से। एंड आपको फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करके पर्टिकुलर टावर का अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करना है। सो इस मेथड को परफॉर्म करने में क्या प्रॉब्लम है कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा है, एज वेल एज हर एक टावर के ऊपर क्लाइंब करके ग्राउंड वायर को डिस्कनेक्ट करना है। सो ये काफ़ी रिस्की है। सो इस मेथड को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेटेस्ट कंडीशन में है जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, रोगोंस्की कोयल का इस्तेमाल करते हैं। रोगोंस्की कोयल जो है वो एक वन टाइप ऑफ करंट मेजरमेंट सीटी है जो 4 नंबर ऑफ लेग्स हैं, जैसे कि टावर के 4 नंबर ऑफ लेग्स हैं। सो हर एक लेग के अंदर हमने वो कोयल इंस्टॉल किया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हम फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये हमने कनेक्शन कर दिया हर एक लेग के साथ एंड हम करंट पास करेंगे एंड वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। अभी हर एक लेग के अंदर से जो करंट पास हो रहा है उसको हम मेजरमेंट करेंगे। सो हमें वैल्यू मिल रहा है I1 to I4। अभी कुछ करंट जो है जैसे कि आप देख सकते हैं ये करंट यहाँ से डिफर हो रहा है, कुछ करंट यहाँ से ड्रिफ्ट होके टावर का जो ग्राउंड वायर है उसके अंदर से वो पास होके दूसरे टावर के अंदर वो चला जाएगा। सो कुछ करंट ड्रिफ्ट हो जाता है जो आप करंट हमने अप्लाई किया है उससे। सो पर्टिकुलर टावर का फुट रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम ये इस कोयल का इस्तेमाल करते हैं। सो इस कंडीशन में वोल्टेज आपको मिल रहा है एंड पर्टिकुलर फुट का करंट कितना पास हो रहा है वो आपको मिल रहा है I1 to I4। अभी V/I करके हमने R1, R2, R3 एंड R4 रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल लिया। अभी टोटल टावर का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। सो ये जो R1, R2, R3 एंड R4 पैरेलल करेंगे देन आपको टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। सो लेटेस्ट कंडीशन में हम रोगोंस्की कोयल का इस्तेमाल करके जो है हम ट्रांसमिशन टावर का अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्लैम्पन मेथड जिसको स्टैकलेस मेथड भी कहते हैं। सो हमने पहले सीखा कि टावर का अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, कैसे करते हैं। इस मेथड में हम सीखेंगे अगर आपका पोल है कोई जिसके ऊपर से आपका ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है या आपका कोई कंडक्टर पास हो रहा है। सो उस पोल का अर्थिंग किया है देन नंबर ऑफ पोल्स ये आपके पैरेलल कंडीशन में है। सो ये आपका पैरेलल ग्राउंड सिस्टम है। सो उस कंडीशन में हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करेंगे। सो क्लैम्पन मेथड में हम क्या करते हैं कि नॉन मैग्नीट्यूड का वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड वोल्टेज की वजह से जो करंट फ्लो होता है। सो वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू हमें पता है। सो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। अभी अगर हम 3 या 4 पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करके हम अगर
रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, सो ये उसका फिगर है। इस कंडीशन में क्या होगा कि हर एक पोल का रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, R1 टू R6। अगर हम 3 या 4 पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं देन उस कंडीशन में क्या होगा, पर्टिकुलर पोल का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है वो मालूम नहीं पड़ेगा आपको। इस कंडीशन में सारे पोल का रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में है, देन टोटल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। अभी अगर मुझे इस पर्टिकुलर पोल का रेजिस्टेंस कितना है वो हमें मालूम करना है, देन मुझे क्या करना होगा कि इस पर्टिकुलर पोल में हमने क्लैंप ऑन मीटर लगाया हुआ है एंड बाकी के जो ये पोल के रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल कंडीशन में रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पोल। ओके, सो क्लैंप ऑन मेथड में हमें रिक्वायरमेंट है वोल्टेज अप्लाई करेगा, सो वोल्टेज अप्लाई करेगा ट्रांसमिशन कॉइल एंड रिसीवर कॉइल का रिक्वायरमेंट है जो कि करंट मेजरमेंट करेगा। सो क्लैंप ऑन मेथड का हम इस्तेमाल करके पूरे लूप का रेजिस्टेंस कितना है वो हम पता कर सकते हैं। सो क्लैंप ऑन मेथड का ये कैलकुलेशन है, RX रेजिस्टेंस है उसके अंदर हमने क्लैंप ऑन लगाया हुआ है। अभी ये RX है, सो RX एंड ये R1 टू Rn तक अगर आपका नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है सो पैरेलल कंडीशन में रहेगा। सो RX प्लस ये उसका इक्वेशन है, RX प्लस ये सारे रेजिस्टेंस का पैरेलल समेशन। ओके, सो RX का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरेलल रेजिस्टेंस। ओके, सो ये उसका इक्वेशन है। R लूप अगर R6 के अंदर मैंने क्लैंप ऑन लगाया है देन R6 प्लस R1 टू R5 जो है वो पैरेलल रेजिस्टेंस। सो अगर 10 ओम आपका रेजिस्टेंस है जिसके अंदर आपने क्लैंप ऑन लगाया हुआ है, 6 सिमिलर अगर आपका नंबर ऑफ ग्राउंड है, अगर 10 आपका जिसके अंदर आपने क्लैंप ऑन लगाया है और 5 अदर्स जिसका पैरेलल कनेक्ट करेंगे देन 2 ओम्स आएगा। सो टोटल लूप का रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। सेम अगर 60 नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स हैं देन 10 ओम जिसके अंदर आपने क्लैंप ऑन लगाया एंड 60 नंबर ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रोड्स, देन रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 0.70 जो कि 10 के साथ एडिशन में होगा। सो टोटल लूप का रेजिस्टेंस हो गया 10.17 ओम। सो यहाँ पे आपको काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू मिल रहा है। सेम अगर कहीं पे आपने क्लैंप ऑन लगाया जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू काफ़ी हाई है विथ रिस्पेक्ट टू अदर इलेक्ट्रोड्स, सो इस कंडीशन में आपको टोटल वैल्यू मिल रहा है 102 ओम्स। देन आपको पता चलेगा कि अर्थिंग में कुछ प्रॉब्लम है, आपको इंस्पेक्शन करने की रिक्वायरमेंट है। सो ये क्लैंप ऑन मेथड का कैलकुलेशन हो गया। क्लैंप ऑन मेथड का मेन एडवांटेज ये है कि हमें जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है उसको हमें सिस्टम से डिस्कनेक्ट नहीं करना है। फॉलो पोटेंशियल मेथड में क्या करना पड़ता था कि जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का हमें रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है उसको हमें सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना पड़ता था। सो क्लैंप ऑन मेथड में हमें डिस्कनेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज वेल एज फॉलो पोटेंशियल मेथड की तरह हमें क्लैंप ऑन मेथड में कोई रोड्स भी ग्राउंड के अंदर ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। सो क्लैंप ऑन मेथड के अंदर टाइम भी सेव होता है एज वेल एज इसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। सो ये क्लैंप ऑन मेथड के एडवांटेज है। क्लैंप ऑन मेथड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है मेजरमेंट करने के लिए उस फ्रीक्वेंसी है 1.5 किलोहर्ट्ज टू 3.5 किलोहर्ट्ज। एज वेल एज क्लैंप ऑन मेथड का मेजरमेंट करने का जो रेंज है करंट का वो है 1 मिली एम्पियर टू 35 एम्पियर AC। क्लैंप ऑन मेथड के डिसएडवांटेज है कि क्लैंप ऑन मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल ग्राउंड्स अवेलेबल है। अगर सिंगल ग्राउंड है जिसका कोई क्लोज सर्किट अवेलेबल नहीं है, कोई रिटर्न पाथ नहीं है, सो वहाँ पे हम क्लैंप ऑन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो अगर सिंगल ग्राउंड है, आइसोलेटेड कंडीशन में है, देन वहाँ पे हम क्लैंप ऑन मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी सेकंड डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये हमने क्लैंप ऑन मेथड का इस्तेमाल किया करंट को मेजरमेंट करने के लिए। सो क्या हो रहा है कि ये जो कंडक्टर है ये अर्थ कंडक्टर है जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर लगा हुआ है एंड ये उसके ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स हैं। सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि करंट जो है
वो इसी कंडक्टर के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ग्राउंड के अंदर से पास नहीं हो रहा है। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा वो ये पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा जो कि ग्राउंड के अंदर से पास नहीं हो रहा है। सो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो आपको एक्यूरेट अर्थिंग का वैल्यू नहीं मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये आपका टावर है जिसको हमने डिफरेंट ग्राउंड रोड से अर्थ किया है, ये उसका पर्टिकुलर अर्थिंग रिंग है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लैंप ऑन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लैंप ऑन यहाँ पे मैंने लगाया, अभी करंट जो है वो इस रिंग के अंदर ही सर्कुलेट कर रहा है, ग्राउंड रोड के अंदर से पास होकर अर्थ के थ्रू से पास नहीं हो रहा है। सो उस कंडीशन में आपको एग्जैक्ट अर्थ रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगा। आपको जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा वो ये अर्थिंग, ये जो आपका सर्कुलेटिंग रिंग है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू ही आपको मिलेगा। सो ये इस मेथड का डिसएडवांटेज है। सो जब भी आप क्लैंप ऑन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं देन आपको पता होना चाहिए कि आपका अर्थिंग सिस्टम कैसा है। कोई वहाँ पे जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ अवेलेबल नहीं होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे है इस कंडीशन में। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है क्लैंप ऑन मेथड का इस्तेमाल करने से पहले। एज वेल एज क्लैंप ऑन मेथड के अंदर जो है वो हम हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर जो है जिसकी साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल रहती है, उसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी में इफेक्ट आता है। नेक्स्ट है अटैच्ड रोड टेक्निक। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एडिशनली हम क्या करते हैं कि एमीटर का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि एग्जैक्टली करंट कितना पास हो रहा है। सो इस मेथड में हमने क्या किया, फॉल ऑफ पोटेंशियल का मेथड का इस्तेमाल किया, यानी ये जो रोड है वो सिस्टम के साथ कनेक्टेड ही कंडीशन में है, सिस्टम से हमने डिस्कनेक्ट नहीं किया है। अभी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करके जब हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर किया देन वैल्यू आ रहा है 1.9 ohms। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि मिली एमीटर का इस्तेमाल करके हम कितना करंट पास हो रहा है वो हम मेजर करेंगे। सो टोटल करंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर से पास हो रहा है वो है 9 मिली एम्पियर। अभी कुछ करंट जो है वो यहाँ पे ग्राउंड रोड के अंदर से पास हो रहा है, एज वेल एज कुछ करंट जो है वो यहाँ पे यूटिलिटी में से पास हो रहा है। सो टोटल करंट IT का है 9 मिली एम्पियर एंड यूटिलिटी के अंदर करंट है 5 मिली एम्पियर। सो 4 मिली एम्पियर ही एग्जैक्ट कंडीशन में ग्राउंड रोड के अंदर से पास हो रहा है। सो हम कैलकुलेशन करेंगे। सो वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है, सो हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल करंट पास हो रहा है 9 मिली एम्पियर एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल रहा है 1.9 ohm। अभी एक्चुअल करंट जो पास हो रहा है इलेक्ट्रोड के अंदर से वो है 4 मिली एम्पियर। अभी 4 मिली एम्पियर इलेक्ट्रोड के अंदर से पास हो रहा है। अभी वोल्टेज है 0.017। अभी हमें क्या करना होगा कि ग्राउंड रोड का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.017 डिवाइडेड बाय 4 मिली एम्पियर। सो ग्राउंड रोड का अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू है 4.25 ohms। सो ये आपका अर्थिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया। अभी इस मेथड का कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि एडिशनल कोई करंट जो है वो ग्राउंड रोड के अंदर से पास नहीं होना चाहिए। अगर वो ग्राउंड रोड के अंदर से पास होगा देन उसका मेजरमेंट भी क्लैंप ऑन मेथड में आपको मिलेगा। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये मेथड जो है वो स्ट्रे इलेक्ट्रिकल नॉइज से भी अफेक्ट करता है। अगर कोई ऐसा करंट है जो कि अपने सर्किट को कंप्लीट नहीं करके पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रोड के अंदर से पास हो रहा है देन क्या होगा कि क्लैंप ऑन मेथड में वो करंट भी एडिशन में आ जाएगा। सो उसकी वजह से करंट आपको ज़्यादा मिलेगा, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। सेम इसके अंदर नंबर ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी बढ़ जाते हैं। सो ये इस मेथड का डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है स्लोप मेथड। लार्ज अर्थिंग ग्रिड है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कोई सबस्टेशन है जिसके अंदर लार्ज ग्रिड है, बहुत बड़ा ग्रिड है। सो लार्ज अर्थ ग्रिड का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम स्लोप मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सो स्लोप मेथड में हमें क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अर्थिंग ग्रिड है। सो इसके अंदर भी हम फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस ये है कि हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट पे
हमने कनेक्शन किया, जो आपका ये इलेक्ट्रोड है जो कि आपका पूरे अर्थिंग ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। अभी अर्थिंग ग्रिड का मैक्सिमम डायमेंशन ये आपका जो है, तो मैक्सिमम जो आपका डायगोनल डायमेंशन रहेगा उससे 2 to 3 टाइम्स द डिस्टेंस आपको करंट प्रोब को आपको लगाना है। सो ये आपका डीसी यानी कि डिस्टेंस का वैल्यू हो गया। सो डायगोनल मैक्सिमम जो रहेगा उससे 2 to 3 टाइम्स आपको डिस्टेंस पे रखना है करंट इलेक्ट्रोड को। अभी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को आपको मूव करते जाना है। एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड को आपको पहले रखना है 0.2 टाइम्स डीसी, सेकेंड टाइम आपको मूव करना है 0.4 टाइम डीसी एंड थर्ड टाइम आपको मूव करना है 0.6 टाइम डीसी। अभी हर एक पॉइंट पे मूव करते आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट करना है। देन फर्स्ट टाइम पे आपको मिल रहा है जो वैल्यू का रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड टाइम पे एंड थर्ड टाइम पे। सो हमें कैलकुलेट करना है म्यू। सो हम ये उसका इक्वेशन है R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। अभी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें जो वैल्यू मिलेगा उसे कहते हैं म्यू। सो ये उसका पर्टिकुलर टेबल है। सो अगर आपको वैल्यू मिल रहा है 0.4, सो उसके हिसाब से dp बाई डी का वैल्यू आ रहा है 0.643। अभी इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन के अंदर। अभी हमने dp बाई डी का वैल्यू यहाँ पे इंस्टॉल हमने रख दिया। सो 0.643 मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है आपका ये, जो कि कहाँ से मिला आपको, मैक्सिमम डायगोनल डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय 2 to 3 टाइम्स। ओके, सो अगर आप ये मैक्सिमम आपका जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड से करंट प्रोब का वो मल्टीप्लाई बाय ये dB बाई डी। सो अगर आप दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं देन आपको ये नया वैल्यू मिलेगा dp का यानी कि पोटेंशियल प्रोब का डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड E। सो अगर उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल प्रोब को लगाते हैं एंड जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिलेगा वो रेजिस्टेंस का वैल्यू ट्रू रेजिस्टेंस कहलाएगा। सो स्लोप मेथड का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर टेबल में जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल करके हम ट्रू रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है देन हमें क्या करना है कि डीसी का जो वैल्यू है यानी कि इलेक्ट्रोड से करंट प्रोब का डिस्टेंस हमें बढ़ाते जाना है एंड उसी हिसाब से हमें पोटेंशियल प्रोब को भी मूव करते जाना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि डीपी यानी कि आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो स्टेबल होता हुआ दिखेगा। अगर आप नंबर ऑफ मेजरमेंट कर रहे हैं एंड आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू स्टेबल मिल रहा है सो वो आपको ट्रू रेजिस्टेंस के नियर में लेता जा रहा है। सो ऐसे स्लोप मेथड का इस्तेमाल करके हमें अर्थिंग ग्रिड, जो लार्ज अर्थिंग ग्रिड है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हम मेजरमेंट करते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। इसी के साथ अर्थिंग रेजिस्टेंस मेजरमेंट कंप्लीट होता है। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you.